Friends, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, ABM कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा से समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं एक नया पेपर लेके आया हूँ सोशोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए, क्लासिकल सोशल थिंकर्स। ये पेपर सेमेस्टर 2 UG सेमेस्टर 2 ऑनर्स के विद्यार्थी के CC 4 पेपर में है और सेमेस्टर 3 के DSC स्टूडेंट के लिए भी ये पेपर है, क्लासिकल सोशल थिंकर्स। इस पेपर में कुल 6 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्याय की पढ़ाई हो चुकी है और 5वां जो थिंकर्स हैं वो इमाइल दुर्खिम को लेकर के आज मैं आया। इससे पूर्व ऑगस्ट कॉन्ट के बारे में बतलाया गया है आप लोगों को, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बतलाया गया, मैक्स वेबर के बारे में बतलाया गया और विल्फ्रेड पैरेटो के बारे में। इन सबों में 2-2 थ्योरी, हर एक थिंकर्स के 2-2 थ्योरी आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है। अगर आप लोग उन सारे थ्योरी को पढ़ लें और उन्हें बारीकी से समझ लें तो अगला चैप्टर भी समझने में और आसान होगा। इमाइल दुर्खिम पढ़ाने के बाद ही हम आपको इसके लास्ट यूनिट पढ़ाएंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, क्योंकि कार्ल मार्क्स के चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा। तो इमाइल दुर्खिम के बारे में जानने से पहले संक्षिप्त में इनका विषय प्रवेश जान लेना बहुत फायदेमंद है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो यहाँ सबसे पहला एक चीज़ जानते हैं कि इमाइल दुर्खिम का जन्म जो हुआ था फ्रांस में हुआ था, एपिनल नामक कस्बा में 15 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1858 ईस्वी में 1858 में फ्रांस के एपिनल कस्बा में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1917 में। अब आप गौर करें, इटली के जो समाजशास्त्री थे पैरेटो, उनकी मृत्यु 1927 में हुई थी। दुर्खिम साहब की मृत्यु 1917 में हुई। मैक्स वेबर जो जर्मनी के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु 1920 में हुई और एक कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के थे, उनकी मृत्यु 1983 में। ये सब के सब इस समय के बहुत बड़े थिंकर्स थे, समाजशास्त्री थे। और यदि बारीकी से पढ़ेंगे तो कौन कहाँ किससे रिलेटेड है उसकी भी स्पष्ट जानकारी आपको मिलेगी। परंतु जहाँ तक इनकी व्यक्तिगत जिंदगी की बात है तो इमाइल दुर्खिम साहब धर्म से यहूदी थे और इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी स्नातक तक की, वह हुआ था एपिनल महाविद्यालय फ्रांस से ही हुआ था, वहीं से। और उस शिक्षा के लिए उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में चला गया था और PhD इन्होंने 1893 में किया था, द डिवीजन ऑफ लेबर। इसी टॉपिक पर उन्होंने क्या किया था? डॉक्टरेट की डिग्री लिया था। हालांकि ये 1882 से लेकर 1887 ईस्वी तक, 1882 से लेकर 1887 तक प्रांतीय कॉलेज में दर्शन शास्त्र के शिक्षक रही है और 1887 ईस्वी में फ्रांस के बॉर्डियक्स विश्वविद्यालय में ये नियुक्त हुए। बहुत लंबे दिनों तक इस कॉलेज में वो रहे। बाद में यहाँ पर वो समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र दोनों पढ़ाते थे। इसके बाद ये प्रोफेसर भी बने वहीं पर। इनकी विवाह लुइस ड्रेमस से हुआ था। इनके दो संतान थे। एक लुइस ड्रेमस, इनके 2 संतान थे, मेरी और आंद्रे। आंद्रे पुत्र था और मेरी इनकी पुत्री थी। 1915 ईस्वी में इनके पुत्र आंद्रे की मृत्यु हो चुका था, जिससे काफ़ी प्रभावित भी हुए और 1917 में इनकी भी मृत्यु हो गई।
अब यदि हम इमानुएल डुर्कheim के बौद्धिक प्रभाव को देखें कि इन पर किनका किनका बौद्धिक प्रभाव पड़ा, तो इस क्षेत्र में देखते हैं कि फ्रांस में रूसो और हॉब्स से ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा, मॉन्टेग्यू से भी प्रभाव पड़ा। मॉन्टेस्क्यू से डुर्कheim ने सीखा कि समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकते, यानी कि समाज के प्रत्येक अंग एक दूसरे से गुथे हुए हैं और इसे पृथक नहीं किया जा सकता, यानी संपूर्ण समाज से पृथक करके इसे नहीं समझा जा सकता। यानी समाज को इन्होंने समाज के समग्र को, यानी कि समाज को ही ये हॉलिज्म रूप में, समग्र रूप में के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। डुर्कheim अगस्ट कॉम्ट और सेंट साइमन से भी प्रभावित थे। कॉम्ट का कथन था कि समाज में जितना अधिक श्रम विभाजन होगा, समाज में सुदृढ़ता उतनी ही अधिक पाई जाएगी, ऐसा मानना था अगस्ट कॉम्ट का। अगस्ट कॉम्ट ने कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधे रखने वाली शक्ति जो है वो नैतिक विश्वास, मॉरल बिलीफ है। ऐसा किसने कहा था? अगस्ट कॉम्ट ने कहा था। अब यहाँ पर देखते हैं कि डुर्कheim अगस्ट कॉम्ट के जो अध्ययन विधि था, मेथोडोलॉजी था, उससे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। और जहाँ तक बात है कि कॉम्ट और डुर्कheim की जो प्रत्यक्षवाद है वो लगभग एक समान ही है। इसके बाद देखते हैं इतिहासकार फुस्टेल डी कॉलेंज से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। इससे उन्होंने ऐतिहासिक विधि पर आधारित अनुसंधान को सीखा। ठीक, कॉलेंज की जो पुस्तक थी द एंशिएंट सिटी, इसमें ऐतिहासिक विधि का बखूबी वर्णन किया गया है। द एंशिएंट सिटी से भी इन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया, फुस्टेल डी कॉलेंज की पुस्तक से भी। दार्शनिक बॉट्रॉक्स से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जो और रूपांतरणवादी थे, एंटी रिडक्शनलिस्ट थे, उनके भी सिद्धांत से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। नवकांतवादी दार्शनिक थे चार्ल्स रिनोवर, उससे भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और विश्वास और नैतिकता को इन्होंने रिनोवर से ही ग्रहण किया था। विश्वास और नैतिकता को इन्होंने रिनोवर से ही ग्रहण किया था। इसके बाद देखते हैं वो गैब्रियल टार्डे से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एक्चुअली गैब्रियल टार्डे कोई एकेडमिक नहीं थे, बल्कि वो एक न्यायाधीश थे और डुर्कheim के विरोधी थे। और उनकी एक पुस्तक है द लॉज ऑफ लिमिटेशंस, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है टार्डे की। और टार्डे के सिद्धांत का केंद्रीय आधार क्या था? अनुकरण। इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे डुर्कheim साहब। हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकासीय सिद्धांत, इंग्लैंड में देखते हैं कि वो जो प्रभावित हुए थे इंग्लैंड के समाजशास्त्री से, तो हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकासीय सिद्धांत से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और डुर्कheim का जो यांत्रिक समाज और स्वाभाविक समाज है वो उनसे ही प्रभावित होकर के। इसके बाद रॉबर्टसन स्मिथ से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जो धर्म विधि रिचुअल्स है उस संदर्भ में डुर्कheim ने जो धर्म की अवधारणा में पवित्र और प्रोफेन रखा है, उस पर भी स्मिथ का प्रभाव दिखाई देता है। जहाँ तक जर्मनी की बात है तो जर्मन विचारक सिमेल, गोम्प्लोविच और टॉनिज से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। टॉनिज जो जेमिनसट और गेसलसट को जो कंसेप्ट दिया है, उससे भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद देखते हैं कि विल्हेम वुंट से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और ये वुंट साहब जो थे वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक थे और सामूहिक चेतना की अवधारणा उन्होंने इन्हीं से प्रभावित होकर के चर्चा किया था। अब एक चीज़ देखते हैं कि इमानुएल डुर्कheim का प्रमुख पुस्तक कौन कौन है। तो इनकी पुस्तक जो है जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिस पर इन्होंने PhD किया था, और इनका प्रथम पुस्तक भी यही है और 1893 में इन्होंने लिखा था। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स 1895 ईस्वी 1895 में लिखे थे। इसके बाद द सुसाइड 1897 में, ये इन्हीं की पुस्तक है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, 1912 में लिखा गया था। इसके बाद देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 में प्रकाशित हुई थी। सोशोलॉजी ऑफ फिलॉसफी 1924 में हुई थी प्रकाशित। मॉरल एजुकेशन 1925 में। द सोशलिज्म 1928 में।
द इवोल्यूशन ऑफ पेडागोलीज इन फ्रांस 1938 में। इसके बाद देखते हैं लेकस दी सोसालजी 1950 में प्रकाशित हुई, और मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो 1953 में हुई। प्रैग्मेटिज्म एंड सोसालजी 1953 में प्रकाशित हुई, 1955 में प्रकाशित हुई। मृत्युपरांत इनकी पत्नी ने बहुत सारे पुस्तकों को प्रकाशित करवाई थी। जहाँ तक समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान है, तो समाजशास्त्र में इनका श्रम विभाजन का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, यांत्रिक और सावयवी एकता बहुत ज़्यादा चर्चित सिद्धांतों में से एक है। इनमें से आप देखेंगे जो इन्होंने पवित्र और पवित्र की चर्चा किया था, धर्म के सिद्धांत पर इन्होंने अरुणता जनजाति का भी अध्ययन किया था, उस संदर्भ में भी दिया था। साथ ही यांत्रिक और सावयवी एकता के बारे में चर्चा किया, सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में भी चर्चा किया। तो ये सब जो है वो इनके सिद्धांतों में को जब आप आगे पढ़ेंगे तो सारा चीज़ बिंदुवार आएगा। लेकिन आज यहीं तक, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास था। नेक्स्ट क्लास में इनके वीडियो को लेकर के, नेक्स्ट सिद्धांत को लेकर के हम आएंगे, तब आप इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज यहीं तक। कल से आप लोगों की गर्मी छुट्टी भी हो रही है, ग्रीष्म अवकाश भी हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान आपने जितना चीज़ को मैंने पढ़ाया है उन सब को आप बारीकी से पढ़ेंगे, लिखेंगे, और हर एक चैप्टर को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उठा करके लिखने का प्रयास करेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखने का प्रयास करेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो आप टेलीफोनिक टॉक करके भी हमसे पूछ सकते हैं, हम बतला देंगे, ताकि आप लोगों के पठन पाठन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आज यहीं तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।